नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की भूवैज्ञानिक काल मापक्रम, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं भूगर्भिक इतिहास पे। चूँकि पृथ्वी को हम लोग समझ लिए हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोगों ने समझा, लेकिन पृथ्वी के उद्भव को समझने के बाद हम लोगों को ये लगा कि हम लोगों को इसका जो विकास हुआ है, पृथ्वी का जो विकास हुआ है वो एक निश्चित क्रम में हुआ। तो आज हम लोग उसको देखेंगे कि इसका विकास किन किन चरणों में हुआ और कैसे कैसे आधुनिकता की ओर हम लोग, जब आज ये एक विस्तृत जनसंख्या मानव की या कई प्रजातियां वनस्पतियों की, प्राणी जात की हम लोग देखते हैं, तो ये कैसे हुआ। ठीक है, चूँकि उद्भव में बिग बैंग थ्योरी को हम लोग देखें तो उस थ्योरी से कई चीज़ें निकल करके आई। तो आज हम लोग भूवैज्ञानिक काल मापक्रम को देखेंगे या भूगर्भिक इतिहास को देखेंगे। पहले तो हमें यह समझना होगा ना, एक छोटा सा परिचय हम लोगों का ये होगा कि भूवैज्ञानिक काल मापक्रम होता क्या है, इसको समझेंगे। और ये कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है हम लोग इसको समझेंगे, ऐसे कि महाकल्प, कल्प और युग। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस कल्प की क्या विशेषता थी और किस कल्प में क्या इंपॉर्टेंट हुआ। इसको समझने के बाद हम लोग एक चार्ट देखेंगे। वो चार्ट इस तरीके से होगा और इस चार्ट में हम लोग ईयर्स को भी मेंशन करेंगे। हम लोग जब व्याख्या करेंगे, विवेचना करेंगे, तो उसमें ईयर्स हमारा नहीं होगा, लेकिन जब चार्ट हम लोग देखेंगे तो इस चार्ट में हम लोगों का ईयर्स मेंशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का भूवैज्ञानिक काल मापक्रम। एक छोटा सा परिचय हम लोग लेते हुए चले ताकि चीज़ें क्लियर हमारी रहेंगी कि भूवैज्ञानिक काल मापक्रम हम लोग कहते किसको है। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार जियोलॉजिकल टाइम स्केल इसको परिभाषित किया गया का अभिप्राय, इसका अर्थ यह है कि भूतकाल में विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक आकृतियों तथा जीवन के विभिन्न स्वरूपों का जो उद्भव हुआ, विकास और विलोप के समय स्थान के अनुसार कालानुक्रमिक सविस्तार वर्णन करना। अर्थात जो अतीत में, जो भूतकाल में क्या क्या हुआ, विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक घटनाएं हुई। हम लोग जानते हैं कि पंजिया पैंथालासा था, पंजिया का विखंडन हुआ, ये भूवैज्ञानिक आकृतियां, ये विखंडन के पश्चात हिमालय का भी निर्माण हुआ। तो ये आकृतियां जीवन के विभिन्न स्वरूपों, आरंभ में जीवन किस तरीके से हुआ। देखिए यहाँ पर एक पुराणों का छोटा सा उदाहरण लेकर के हम लोग चलें तो पुराणों में हम लोग देखते हैं कि पहले मत्स्य युग था, फिर कच्छप अवतार हुआ। अवतारों की यदि बात करें, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, फिर वाराह अवतार, वामन अवतार, इस तरीके से अवतारों की परिकल्पना की गई। तो हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे, लेकिन पुराणों की इस 2 लाइन की चर्चा को आप याद रखेंगे और इससे हम लोग जोड़ेंगे किन किन स्वरूपों का उद्भव हुआ, सबसे पहले कैसे जीव आए, फिर किस तरह से विकास हुआ और इन जीवों का विलोप कैसे हुआ, उनका स्थान कौन सा था। तो इनका जो कालानुक्रमिक विस्तार है उसका वर्णन हम लोग करेंगे भूवैज्ञानिक काल मापक्रम में। भूवैज्ञानिक काल का मापक्रम विकास का जो ये पैरामीटर है जिस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, और 1760 में जियोवानी आर्दुइना ने किया था। और पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहले महाकल्प में हम लोग बांटेंगे। तो ये महाकल्प कौन कौन से होंगे हमारे, ये महाकल्प हमारे होंगे आइजोइक, आद्य महाकल्प जिसको हम लोग कहते हैं, पैलियोजोइक पुराजीवी महाकल्प, मेसोजोइक मध्यजीवी महाकल्प, सेनोजोइक महाकल्प और नियोजोइक महाकल्प। 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में 5 महाकल्प में बांटेंगे। फिर महाकल्प को हम लोग कल्प में बांटेंगे और कल्प को हम लोग युग में देखेंगे। महाकल्प को 2 भागों में बांटा गया, प्री कैम्ब्रियन या ओलोगोसिड। हम लोग जब भारत का स्थिति और विस्तार पढ़ने के बाद जब पंजिया और पैंथालासा पढ़ रहे थे तो उसमें, या हम लोग जब प्राकृतिक संरचना, प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे थे तो उसमें कहीं कहीं ये शब्द आते थे कि अरावली पर्वत श्रृंखला की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ। फिर जब हम लोग हिमालय का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने देखा कि अलग अलग कालखंड में हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसको आद्य महाकल्प को प्री कैम्ब्रियन और ओलोगोनिकन, देखिए यहाँ 2 चीजें हैं, ओलोगोनिकन और ओलोगोनिसियन, 2 शब्द हमारे पास आएंगे। तो ओलोगोनिकन को हम आद्य महाकल्प में रखेंगे
और उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे आर्कियन काल। आर्कियन काल पैलियोजोइक पूरा जीवी महाकल्प, इसको प्राथमिक या प्राइमरी महाकल्प कहते हैं। इसको 5-6 भागों में हम लोग पढ़ेंगे, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरिस और पर्मियन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मेसोजोइक महाकल्प या मध्यजीवी महाकल्प को, इसे द्वितीयक या सेकेंडरी कहा गया। ये प्राथमिक, द्वितीयक और सेकेंडरी कैसे कहा गया, ये कालक्रम का जो विकास हुआ नियमित, उसके आधार पर यह प्राथमिक और द्वितीयक कहा गया। इसमें ट्रियासिक, आपको याद होगा कि जब हम लोग पंजिया का विभाजन पढ़ रहे थे तो उसमें यह था कि अंतिम ट्रियासिक युग में दक्कन के पठार का निर्माण एक घटना से हुआ, ज्वालामुखी घटना से, लावा से उसका निर्माण हुआ। डेक्कन प्लेटों में जो ये मिट्टी है हमारी काली मिट्टी, ज्वालामुखी उद्गार था अंतिम ट्रियासिक काल में, जुरेसिक काल और क्रिटेशस काल। इस काल में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई प्राकृतिक रूप से और जीवन का विकास कैसे हुआ, इसको हम लोग, जीवों का विकास कैसे हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। सेनोजोइक, इसको तृतीयक या टर्शियरी काल कहते हैं। टर्शियरी काल का संबंध हमारे हिमालय से भी है, हिमालय के वर्गीकरण में हम लोग पढ़े थे। इसको हम 5 भागों में पढ़ेंगे, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। देखिए यहाँ ओलिगोसिन और यहाँ ओलिगोनिकन 2 शब्द हैं। ओलिगोनिकन आद्य महाकल्प में आएगा, आइजोक में, एजोइक में, और ओलिगोसिन किस में आएगा, सेनोजोइक में। इतना हमें क्लियर करके चलना पड़ेगा, ये हम लोग समझ रहे हैं। अब नियोजोइक महाकल्प, इसको चतुर्थ या क्वार्टरनरी कहते हैं। इसमें प्लिस्टोसिन और होलोसिन, होलोसिन का मतलब सर्वाधिक नवीन यानी वर्तमान। तो इस तरह से हम लोग समझे भूवैज्ञानिक काल माप क्रम क्या है और इसको कितने भागों में बांटा गया है। अब जरा इसको हम लोग विस्तार से देख लें कि किस काल में क्या विशेषता थी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइजोइक आद्य महाकल्प को। आइजोइक आद्य महाकल्प में इस कल्प की विशेषता क्या है कि इस कल्प की शैलें, देखिए शैलों के निर्माण पर भी शैलें क्या है, ऐसे यदि हम लोग देखें तो ये सीढ़ी नुमा जो शैलें हमारी बनती हैं, जो सबसे पहले की होगी वो सबसे नीचे होगी, जो बाद में बनेगी वो शैल उसके ऊपर जैसे एक करके आप ईंट ले लीजिए, 16-17 ईंट ले लीजिए, तो जो सबसे नीचे होगा वो सबसे पहले रखा जाएगा, जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे बाद में रखा गया होगा। तो शैलें जो है, शैल मतलब वही चट्टान। तो आई जो एक आद्य महाकल्प में सबसे पहले जो शैलों का निर्माण हुआ, तो ये शैलें कहाँ, ये सबसे पुरानी है और सबसे नीचे है, भूपटल का आधार बनाती हैं। जो हमारा भूपटल है इसका आधार बनाती हैं। और इस महाकल्प की समाप्ति पर ह्यूरोनियन हलचलों के परिणाम स्वरूप पैंजिया का विभाजन हुआ। पैंजिया का विभाजन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ह्यूरोनियन हलचल आया। तो ये ह्यूरोनियन हलचल आद्य महाकल्प में हुआ और इसे 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पैंजिया को नहीं, अजोइक महाकल्प को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। इसको देखेंगे आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन युग। आर्कियन काल में उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इस काल के शैलों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। आर्कियन युग में जो शैलें हैं उसमें जीवाश्म नहीं पाया। जीवाश्म का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, 2 पत्थरों के बीच में यदि जीव के कुछ अंश पाए जाते हों, वो मृत हों और उसके कुछ अंश पाए जाते हैं, तो ये होता है कि नहीं जीवन यहाँ था और ये पत्थरों के नीचे दब करके धीरे धीरे जो राख साइकिल हमारी होती है उसके अनुसार ये जीव दब करके जीवाश्म हो गए। ठीक है, तो इसलिए जब यहाँ जीवाश्म नहीं पाया जाता इस शैल में, तो जीवाश्म का अभाव है, तो इससे यह साबित होता है कि आर्कियन काल में जीवन नहीं था, किसी भी तरीके का जीवन नहीं था। लिहाजा इसको प्रागजैविक काल भी कहा गया है। इसको प्रागजैविक काल भी कहा गया है। अब प्री कैम्ब्रियन काल या ओलिगोनिकन काल की क्या विशेषता है कि इस काल में गर्म सागरों में, सागर गर्म था चूंकि टेम्परेचर ज्यादा था, गर्म काल में मुख्यतः नर्म त्वचा वाले रीढ़ विहीन जीवों का जीवन का प्रादुर्भाव पहली बार यहाँ होता है। रीढ़ विहीन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। और भारत में क्या होता है प्री कैम्ब्रियन में कि अरावली और धारवाल क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। प्री कैम्ब्रियन में जीवन की उत्पत्ति भी होती है और अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण भारत में होता है। ठीक है, इस महाकल्प की मुख्य शैलें नीस तथा ग्रेनाइट है। इन शैलों में सोना तथा लोहा
पाया जाता है। किसमें? प्री कैम्ब्रियन, ये आद्य महाकल्प के या प्री कैम्ब्रियन युग के। क्लियर? अब दूसरा हम लोगों का महाकल्प कौन सा था? पैलियोजोइक यानी पुराजीव महाकल्प। इसको प्राथमिक महाकल्प भी कहा गया और इस कल्प के दौरान पृथ्वी पर पहली बार बिना फूल वाले वनस्पति जैसे शैवाल तथा अकशेरुक जंतुओं के रूप में जीवन का आविर्भाव हुआ या प्रादुर्भाव हुआ। पहली बार बिना फूल वाले यहां अब वहां पहले जीवन था, गर्म महासागरों में नर्म त्वचा वाले बिना रीढ़ के जीव उत्पन्न हुए और इसमें अब वनस्पतियां भी आई। वनस्पतियों का सबसे पहले संदर्भ देखिए, क्वेश्चन हो सकता है कि वनस्पतियों का संदर्भ किस महाकल्प में मिलता है, तो पैलियोजोइक पुराजीव में। अब पैलियोजोइक पुराजीव के किस कालखंड में वनस्पतियों के साक्ष्य मिलते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और चूंकि इसको 6 भागों में बांटा गया है, पहला काल, अब चूंकि आर्कियन के बाद प्री कैम्ब्रियन आया, प्री कैम्ब्रियन का मतलब कि कैम्ब्रियन से पहले, यानी कि कैम्ब्रियन का अंतिम चरण प्रथम चरण और प्री कैम्ब्रियन का अंतिम चरण एक संधि काल रहा होगा, संधि काल रहा होगा। लेकिन अब यहां स्पष्ट रूप से हम काल को विभाजन करेंगे। कैसे? कि इस काल में समुद्री अवसादों से अवसादी चट्टानों का जन्म हुआ। अवसादी चट्टानों का जन्म कहाँ हुआ? चूंकि प्री कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें हैं उसमें ग्रेनाइट और नीस हैं, मुख्य शैलें तो यही है ना। लेकिन यहां पर अब समुद्री अवसादों से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है और भारत में विंध्याचल श्रेणी का विकास होता है। अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास किसमें हुआ? प्री कैम्ब्रियन में। लेकिन विंध्याचल श्रेणी का विस्तार होता है कैम्ब्रियन काल में। एक एक चीज को हम लोग देखते चलेंगे। और पेरीपेड्स, आर्थ्रोपोडा का जीवाश्म इसी काल के चट्टानों में पाया जाता है। चट्टानों में कैसे पाया जाता है? तो चूंकि रॉक साइकिल अभी हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन जब समुद्री अवसाद एक निक्षेप इकट्ठा हो रहे हैं और प्रेशर और टेम्परेचर और प्राकृतिक घटनाओं के कारण एक लंबे समय के बाद जब वो दब करके एक ठोस रूप में आ जाते हैं और उनके बीच में कोई जीवन पाया जाता है तो उसे हम जीवाश्म कहते हैं। कोई भी जीव के अंश यदि पाए गए हों किसी अवस्था में, तो इसमें किसके जीवाश्म पाए गए? पेरीपेड्स, एनीलिडा एवं आर्थ्रोपोडा, जीवाश्म पाए गए। कैम्ब्रियन काल में जीवाश्म विहीन आर्कियन युग में थे, कैम्ब्रियन काल में अब जीवाश्म पाया जा रहा है। दूसरा आर्डोविशियन काल, इस काल में समुद्र का विस्तार हुआ तथा मेरुदंडीय जीवों का विकास हुआ। इस काल में समुद्र का भी विस्तार होता है, मतलब समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि पानी का स्वभाव है वो आगे बढ़ेगा ही, तो समुद्र का विस्तार हो रहा है। किंतु अभी भी स्थलीय जीव का विकास नहीं है। अभी हम लोग जलीय जंतुओं की ही बात कर रहे हैं, अभी स्थल खंड जीव विहीन है। आर्कियन काल में तो जीव ही नहीं था। प्री कैम्ब्रियन काल में हमें जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं रीढ़ विहीन, लेकिन अभी भी स्थल खंड पर जीव नहीं है। सिल्यूरियन काल, इस काल में सभी महाद्वीप पृथ्वी की कैलोडियन हलचल से प्रभावित हुए। देखिए ये दूसरी हलचल, पहली ह्यूरोनियन हलचल जिससे पेंजिया का विभाजन होता है, दूसरा कैलोडियन हलचल, कैलोडिनियन, और सभी महाद्वीप इससे प्रभावित हुए तथा वनस्पतियों और जीवों का प्रसार हुआ। अभी स्थलखंड किसमें विहीन था? जीव विहीन था। आर्डोविशियन काल में जीव विहीन था, लेकिन इसमें सिल्यूरियन काल में धीरे धीरे प्रसार हो रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं कि स्थल पर अब जीव पाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें फेफड़े वाले जंतुओं का और मछलियों का विकास हुआ। देखिए शुरू हो गया मत्स्य युग पुराणों के हिसाब से, है ना। डेवोनियन काल, इस काल में कैलेडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यहां तो कैलोडिनियन हलचल जो हुई थी सिल्यूरियन काल में, जो कैलोडिनियन हलचल हुई थी, इससे तो सभी महाद्वीप प्रभावित हुए, लेकिन पर्वत श्रृंखला का निर्माण अब कहां होता है? डेवोनियन काल में। और इस कालखंड में पहला उभयचर और कशेरुकी प्राणी अस्तित्व में आए। उभयचर का मतलब जो जल में भी रहे और स्थल में भी रहे। कछुआ, कछुआ जैसे प्राणी जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है, दलदल में भी रह सकता है। और मछलियों की प्रचुरता के कारण इसे मत्स्य युग कहा गया। मत्स्य युग, मत्स्यावतार, अब कच्छपावतार।
इसके बाद कार्बोनिफेरस काल। कार्बोनिफेरस काल की क्या विशेषता है? कार्बोनिफेरस काल को हम लोग ऐसे समझेंगे कि चूंकि अब वनस्पतियों का और जीवों का प्रसार हो रहा है और लेकिन समुद्र का भी विस्तार हो रहा है, तो कार्बोनिफेरस कैसे हुआ? तो इस काल खंड में तापमान में गिरावट आती है और आर्द्रता में काफी वृद्धि होती है, और ये दोनों चीज मिलकर के क्या करती हैं? ये वर्षण का कारण बनती हैं। तापमान और आर्द्रता ये वर्षण का कारण बनती हैं। परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा बरसात होती है और ये बरसात लगातार होती है। अभी चूंकि इस पर हम लोग ईयर्स को नहीं देखेंगे, ईयर्स के लिए हमने चार्ट बना करके रखा है, हम लोग उस पर देखेंगे। और सघन वनों का विस्तार हुआ और जल स्तर बढ़ने के कारण वन जलमग्न हो गए। क्योंकि समुद्र का भी विस्तार हो रहा है और बारिश भी हो रही है, जल स्तर बढ़ेगा तो जो वन है वो जलमग्न हो गए। लेकिन समुद्री अवक्षेपों का भी विस्तार हो रहा है, अवसादी चट्टानें भी हो रही हैं, और परिणाम स्वरूप ये जो वन है ये अवसादी निक्षेपों के नीचे दब गए और इसी समय गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। अब देखिए, सबसे पहले अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास होता है, ग्रेनाइट और नीस, उसके बाद विंध्याचल, उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं इनका विकास होता है। क्लियर? और इन चट्टानों में कोयला संस्तर पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अरावली और धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा, लेकिन विंध्याचल की जो श्रृंखला है उसमें जीवाश्म मिलेगा, और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें कोयला संस्करण पाया जाता है। और इस कोयला के कारण इसे कार्बोनिफेरस युग कहा जाता है और इसे वृक्षों का काल भी कहा जाता है। और इसी काल में उभयचर यानी जल और स्थल पर रहने वाले जीवों का विस्तार हुआ। सरीसृप वर्ग की उत्पत्ति भी, अब यहाँ से सरीसृप रेंगने वाले सरीसृप वर्ग की भी उत्पत्ति होती है। इसके बाद छठवां काल क्या है? अभी हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? पैलियोजोइक में। छठवां क्या है? पर्मियन काल। इस काल में बैरिसन हलचल हुई। देखिए, ह्यूरोनियन हलचल आद्य महाकल्प में, कैलोडिनियन हलचल भी इसमें होती है पुराजीव में, पैलियोजोइक में, और बैरिसन हलचल भी होती है। ह्यूरोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप पेंजिया और पैंथालासा, पेंजिया का विभाजन होता है। कैलोडिनियन हलचल के परिणाम स्वरूप पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। बैरिसन हलचल का क्या प्रभाव होता है? इसमें यूरोप प्रभावित हुआ। और क्या होता है कि इसी में तृतीय वृत्तीय हर्सिनियन हलचल के कारण ब्लैक फॉरेस्ट वासजेस भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण होता है। भ्रंशोत्स का मतलब टूटा हुआ एक पर्वत खड़ा है, भ्रंश होता है, भूस्खलन होता है, उसके बाद एक नए तरीके से पर्वत का निर्माण होता है। यह आंतरिक हलचल के कारण बलित पर्वत भ्रंशोत्स पर्वतों का निर्माण होता है। और यहाँ तापमान और आर्द्रता में काफ़ी वृद्धि हो गई थी जिसके कारण अतिवृष्टि हुई। लेकिन यहाँ पर्मियन काल तक आते आते क्या हुआ कि अब जलवायु शुष्क होने लगी, अतः समुद्र और स्थल पर वनस्पतियों और जंतुओं का विकास होने लगा। अभी तक स्थल पर जंतुओं का विकास नहीं था, उभयचर का विकास था जो जल और स्थल दोनों में रहे, लेकिन अब स्थल पर भी वनस्पतियों और जंतुओं का विकास होने लगा। और इसी कालखंड में अपलेशियन पर्वत के कुछ भाग का निर्माण होता है। अपलेशियन पर्वत का निर्माण इसी काल में होता है और कोणधारी वनों की प्रचुरता इस समय थी। तो इस तरह से हम लोग देखें अजोइक आद्य महाकल्प उसके खंड को, दूसरा पैलियोजोइक पुराजीव महाकल्प को, अब हम लोग मध्यजीव महाकल्प यानी मीसोजोइक महाकल्प को देखेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। यह काल प्राचीन तथा नवीन जीवन का संधि काल था, पूरा जैविक। और यह संधि काल क्यों था? क्योंकि अब स्थल खंड पर भी जीवों का और वनस्पतियों का विस्तार हो रहा है। तो जैसे ही जीवों का विस्तार अब यहाँ होगा तो एक नई दुनिया का आरंभ होगा ना, नए जीवन का आरंभ होगा। इसलिए इसे संधि काल कहा जाता है, क्योंकि कुछ पुरानी, ये काफी परिवर्तन का समय है। जैसे संधि काल का मतलब आप समझिए, जैसे शाम के समय सूरज डूब रहा हो, सूरज अस्त हो रहा हो, सूरज डूब भी गया, दिन भी नहीं और रात भी नहीं है, तो यह संधि काल हमारा होता है। तो यही संधि काल है ये हमारा मीसोजोइक महाकल्प। और इसमें होता क्या है कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जीव प्रजातियों में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे चूंकि तापमान और आर्द्रता की वृद्धि के कारण वर्षा होती है, लेकिन जब हम लोग पर्मियन काल में आते हैं तो यहाँ जलवायु शुष्क होने लगती है। इसका मतलब यह है कि जलवायु एक बड़ा परिवर्तन का आकार ले रही है, एक बड़े रूप में परिवर्तित हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन जैसे जैसे होता है, परिणाम स्वरूप जीव प्रजातियों में वृद्धि होती है और परिवर्तन दृश्यमान हो गए।
यह वृद्धि दिखने लगी। और इस महाकल्प को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे कि कैसे कैसे जीव और जीव की प्रजातियों में वृद्धि होती है। क्योंकि हम लोग देखे थे इससे पहले ही पूरा जीव में ही कि सरीसृप वर्ग का उदय हो चुका है, लेकिन यहाँ सरीसृप वर्ग का केवल उदय हुआ था, लेकिन पूरा जीव में एक टाइम पीरियड आता है जिसको कि हम लोग मत्स्य युग की संज्ञा देते हैं। फिर वृक्षों का काल भी हम लोग कहते हैं। यहाँ रेंगने वाले जंतुओं का काल कहा जाता है। और इस काल के अंतिम चरण में सरीसृप, टारीसारो व सरीसृप से अंडे देने वाले स्तनियों जैसे प्रोटीथीरिया की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ अंडे देने वाले सरीसृप वर्ग से आर्कियोप्टेरिक्स इसी में मिलता है। एक जीवाश्म जो हम लोग पढ़ते हैं, उड़ने वाले और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स, वो इसी समय हमको दृष्टिगोचर होता है। ठीक, तो यहाँ सरीसृप वर्ग में टारीसारो और सरीसृप से अंडे देने वाले, सरीसृप वर्ग में अंडा देने वाला कौन? प्रोटोथीरिया। इसकी उत्पत्ति इसी काल में होती है, मेसोजोइक के ट्रियासिक काल में। गोंडवाना लैंड का विभाजन इसी कालखंड में होता है। पेंजिया का विभाजन हुआ, लेकिन अब गोंडवाना लैंड के टूटने का समय है, जो जुरैसिक काल तक चलता है। और ये गोंडवाना लैंड टूटने के बाद अब ये लगातार प्रक्रिया चलती है, जुरैसिक काल। जुरैसिक काल क्या है? तो देखिए, अरावली को हम लोग देखे, धारवाड़ को हम लोग देखे, विंध्य को देखे। अब भारत में राजमहल और सिलहट की पहाड़ी, राजमहल छोटा नागपुर के पास बिहार में, बिहार झारखंड की पहाड़ियों की रचना इसी काल में हुई थी। अरावली, धारवाड़, विंध्य और राजमहल, इस काल का नामकरण 1795 में जूरा पर्वत के नाम पर वान हमबोल्ट ने किया। जुरैसिक काल का नाम, तो इस काल की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन जूरा पर्वत के नाम पर वान हमबोल्ट ने 1795 में इसका नामकरण किया। और इस कालखंड में फूल वाले पौधों का विकास हुआ। एक क्वेश्चन आपकी तरफ, बिना फूल वाले पौधों का उद्भव कब हुआ था, किस कालखंड में? आपकी तरफ डायनासोर और प्लियोसोरस आदि इसी काल के जीव थे। जुरैसिक काल नाम से भी सिद्ध होता है। क्रिटेशस काल, इस काल को खटी कल्प भी कहते हैं। खटी कल्प क्यों कहते हैं? क्रिटेशस काल के आरंभ में नेवेडियन नामक पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई। ह्यूरोनियन हलचल हुई, बैरिसन हलचल हुई, कैनोडियन हलचल हुई। अब नेवेडियन नामक पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई, और ये इस हलचल का परिणाम ये हुआ कि अब पर्वतों का निर्माण होने लगा। और इसी समय रॉकी एंडीज तथा पनामा और कटक का भी निर्माण होता है। और इस कालखंड के अंतिम में भारत के दक्षिणी पठार पर ज्वालामुखी लावा का जमाव हुआ। और ज्वालामुखी लावा, अंतिम ट्रियासिक काल यानी क्रिटेशस काल, ज्वालामुखी लावा का जमा होता है जिससे कि उसका निर्माण होता है। और इसी काल में स्तनपोषी जीवों का विकास होता है। यहाँ स्तनियों की उत्पत्ति होती है प्रोटोथीरिया की, लेकिन विकास नहीं हुआ। विकास किसमें होता है? अंतिम क्रिटेशस काल में। आगे हम लोग देखें सिनोजोइक महाकल्प। सिनोजोइक महाकल्प को भी 5 भागों में विभाजित किया गया। और पैलियोसिन में कहा गया कि इस युग में लैरामाइड हलचल हुई। हलचलों को आप लोग हमेशा याद रखेंगे, कभी भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि ह्यूरोनियन हलचल कब हुई, हर्सिनियन हलचल कब हुई, डेवोनियन हलचल कब हुई, बैरिसन हलचल कब हुई, किस कालखंड में हुई? कालखंड कल्प में हुई या महाकल्प में हुई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जिससे कार्डिलियरा का विस्तार हुआ और घोड़े का आद्य रूप इसी समय विकसित हुआ। अब जब घोड़े का आद्य रूप विकसित हुआ, घोड़ा आज भी घास ही खाता है, इसका मतलब यह है कि घास के क्षेत्रों में वृद्धि होती है। अभी तक सघन वनों की वृद्धि हुई, लेकिन अब घास की भी वृद्धि हो रही है, कारण कि अब जलवायु धीरे धीरे शुष्क हो रही है। ठीक, इसके बाद इयोसिन। इयोसिन इसी काल में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। हिंद महासागर, और क्या क्या हुआ? तो हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास होता है। और घोड़े के बाद हाथी, गंडा, सुअर के पूर्वजों का उद्भव हुआ। पेड़ पौधे तथा अनाजों की कई प्रजातियां अब विकसित हो गई। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि स्थल खंड पर वनस्पतियों और जीवों का प्रसार हो गया। क्लियर? ओलिगोसिन, अल्पाइन पर्वत का निर्माण आरंभ हुआ। अल्पाइन, जब हम लोग भारत में वनस्पतियां पढ़ रहे थे तो उसमें अल्पाइन
जंगल को हम लोग देखे, अल्पाइन पेड़ों को हम लोग देखे, उन पेड़ों के आधार पर हम लोग देखे कि नहीं उनकी ऊंचाई कितनी है, उनकी ऊंचाई हम लोग देखे ना, तो कहीं ना कहीं अल्पाइन पर्वत का निर्माण हुआ तथा मानवाकार बंदरों का, ये अल्पाइन पर्वतों का मतलब कि काफी ऊंचाई, और मानवाकार बंदरों का अस्तित्व सामने आया, और इसी के साथ साथ बिल्ली, कुत्ते, भालू के पूर्वजों का भी विकास होता है ओलिगोसिन में। अब इसके बाद मायोसिन, बृहद हिमालय का निर्माण इयोसिन में हुआ। राजमहल का निर्माण इससे पहले हुआ। मायोसिन में लघु हिमालय का निर्माण हुआ, और अभी तक जो स्तनधारियों का जन्म हुआ था प्रोटीथीरिया का, अब ये निम्न कोटि के स्तनधारी हैं, लेकिन अब उच्च कोटि के स्तनधारियों का विकास, जैसे व्हेल और बंदरों का विकास हुआ। शार्क मछली का सर्वाधिक विकास इसी समय हुआ मायोसिन में, तथा पेंगुइन का आविर्भाव हुआ अंटार्कटिका में। पेंगुइन पक्षी का आविर्भाव अंटार्कटिका में हुआ, और शार्क मछली का सबसे ज्यादा विकास इसी कालखंड में हुआ। प्लियोसिन, महासागरों और महाद्वीपों का जो वर्तमान स्वरूप अभी हम देख रहे हैं वो प्लायोसिन में ही निर्मित हुआ, और महान आकार वाली शार्क मछली का विनाश होता है, और मानव की उत्पत्ति इस काल में होती है प्लायोसिन में। अब मानव की उत्पत्ति हो गई। नियोजोइक महाकल्प यानी नवजीव महाकल्प, इस युग को चतुर्थ युग कहा गया, चौथा युग। अपने हिसाब से देख लीजिएगा 4 युगों में कौन सा युग है, ये चौथा युग है। वैज्ञानिकों ने इसे चतुर्थ युग की संज्ञा दी और इसे नियोजोइक महाकल्प या नवजीव महाकल्प कहा, और इसको 2 भागों में बांटा। दोनों भागों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इस युग को हिम युग कहा गया, तथा मेधावी मानव है जो अब सोच सकते हैं, का आगमन इसी काल में होता है। दूसरा, इस युग में तापमान नीचे आने के कारण संपूर्ण उत्तरी अमेरिका आप कह सकते हैं, इसलिए कि अब विभाजन हो चुका है, विस्तार हो गया है। और इससे पहले के काल में हम लोगों प्लायोसिन में ही देखा था कि महाद्वीप और महासागरों का जो आधुनिक स्वरूप है वो प्लायोसिन में ही हो चुका है। तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका और आर्कटिक प्रदेशों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, कारण हिमयुग। और इस हिम चादर के बिछने के कारण जो बड़े जंतु थे वो विलुप्त हो गए, और जो बच गए, टेम्परेचर काफी डाउन हो गया तो वो विलुप्त हो गए। जो बच गए उनके शरीर पर बालों का विकास हो गया। ये समायोजन की क्षमता यहाँ विकसित होती है प्रकृति के साथ, वातावरण के साथ। बर्फ की चादर में 4 परिवर्तन हुए। हालांकि ये 4 परिवर्तन कैसे हुए, इन कारणों की विवेचना अभी तक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जो 4 परिवर्तन हुए, पहला गुंज, दूसरा मिंडेल, तीसरा रीस और चौथा जुर्म नामक, इनको 4 हिमयुग में विभाजित किया गया। पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि इसका कारण स्पष्ट नहीं है। हिम चादर के उपरांत, ये जो हिम चादर बिछी हुई थी, इसके बाद, इस हिमयुग के बाद अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के 5 महान झीलों का निर्माण होता है, और स्तनधारी प्राणियों का विकास बहुत तेजी के साथ, यहाँ बहुत तेजी के साथ होता है। और इस युग में मानव का विकास क्रम चलता रहा, तथा वह कहाँ कहाँ फैल गया, अफ्रीका, यूरोप और एशिया तक विस्तृत हो गया। होलोसिन, सर्वाधिक नवीन यानी वर्तमान काल। इस युग में मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के परिणामों का आधिपत्य रहा। आज भी मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। प्रकृति के दास से, प्रकृति का एक तरीके से आप कह सकते हैं, कई जगहों पे प्राकृतिक रूप से वर्षा कराई जा रही है, दास से निर्माता बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर अब एक सामंजस्य की अवधारणा थी, जिस पर कई अवधारणाएं, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, ये विकास की जब अवधारणा होती है, परिकल्पना होती है, उसमें इन लोगों को पढ़ने को मिलता है। हालांकि वो हम लोगों का विषय ही नहीं है, वो टॉपिक नहीं है हम लोगों का, लेकिन हम लोगों को जानना चाहिए कि इस समय वातावरण से सामंजस्य को लेकर के जो भी पारस्परिक संबंध थे, इन संबंधों के परिणामों का ही आधिपत्य रहा। और यह परिणाम क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप इस युग को, होलोसिन को, मानव युग कहा गया। मानव की प्रधानता हुई, और इसी काल में उत्तरी अफ्रीका के सहारा
एवं मध्य पूर्व एशिया के मरुस्थल का उद्भव होता है। अभी तक हम लोग पर्वतों का निर्माण देखे थे, महासागर महाद्वीप का आधुनिक रूप देखे थे, लेकिन अब हम लोगों को आकर के मिला कि उत्तरी अफ्रीका के सहारा और मध्य पूर्व एशिया के मरुस्थलों का निर्माण होलोसिन में होता है। और इसी कालखंड में मानव पशुपालन और कृषि का शुभारंभ कर वर्तमान युग में प्रवेश करता है। यहां तक हम लोग विस्तार से देखें। अब हम लोगों को एक ऐसा चार्ट चाहिए जिस चार्ट पर की टाइम लाइन दिया हो और उस टाइम लाइन के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो आइए एक बार अपने पिछले कक्षा से हम लोग देखते हैं। ये चार्ट जो आपके सामने लगा है, हो सकता है कि आपको स्पष्ट न हो, तो हम बोल रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। इसमें जो ये 3 लाइनें हमारी नीचे की तरफ है, ये 3 लाइनें ब्रह्मांड की उत्पत्ति या बिग बैंग से। तो बिग बैंग से हम लोग इसको जोड़ेंगे, पृथ्वी का उद्भव हम लोग पढ़े हैं उससे जोड़ेंगे। तो बिग बैंग देखिए, सबसे पहले इसको इयान, महाकल्प, कल्प, युग और कितने से कितने साल रहा और जीवन की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी रही, ये हमारा इस चार्ट का 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट इधर हो गया। नीचे से हम लोग ये जो 3 पॉइंट है, जहां तक अभी हम लोग पढ़े थे, प्राग जीव के बाद हम लोग आगे जीवन की घटनाओं को देखेंगे, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उनको हम लोग देखते हैं। तो 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग और सुपरनोवा के कारण क्या होता है, यह घटना है, खगोलीय घटना 13.7 अरब वर्ष पहले होती है। और 12 क्या होता है, बिग बैंग, महाविस्फोट होता है। और 12 अरब वर्ष पहले इस महाविस्फोट का परिणाम होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और 5 अरब वर्ष पहले सूर्य के उत्पत्ति हुई, यानी तारों की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पहले, तो सूर्य भी तारा ही है 5 अरब वर्ष पहले। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे महाकल्प में, इयान में, हेडियन काल। हेडियन 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, हेडियन युग, इसमें क्या था। और आद्य महाकल्प यानी पूर्व कैम्ब्रियन काल से लेकर के 57 करोड़ से, इसको प्रागजीव काल कहा गया। इस प्रागजीव काल की मुख्य विशेषताएं क्या रही कि 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष इसका टाइम लाइन रहा प्रागजीव का। 4.8 अरब वर्ष पहले कौन सी घटना होती है, हेडियन वर्ष कहलाता है। 3 और इसमें होता क्या है कि महासागरों और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कई, देखिए इसको इस तरीके से समझें कि कई जोड़ों वाले जीव, ब्लू ग्रीन शैवाल, एक कोशीय जीव, महाद्वीप व महासागरों का निर्माण, महासागरों व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, यह किसमें था, ये प्राग जीव आद्य महाकल्प यानी हेडियन काल को इसमें हम लोग मिला करके देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पुराजीव महाकल्प। यहां तक तो हम लोग देख लिए, चूंकि ब्लू ग्रीन शैवाल या एक कोशीय जीवाणु की उत्पत्ति हो गई, यानी जीवन का उद्भव हो गया। अब हम लोग देखेंगे महाकल्प, तो पुराजीव, मध्यजीव और नवजीवन, इसको हम लोग देखते हैं। पुराजीव का काल क्या है, तो 24.5 करोड़ वर्ष से लेकर के 57 करोड़ वर्ष पहले तक। 57 करोड़ से पहले कौन सा युग था, हेडियन काल था। हेडियन काल कब से कब तक चलता है, चूंकि 5 अरब वर्ष पहले यदि सूर्य की उत्पत्ति होती है तो उसके 20 करोड़ साल बाद हेडियन युग, जो 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले ये था, ये 20 करोड़ साल का जो इतिहास रहा उसको हेडियन में रखेंगे। और इस हेडियन में महासागरों और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी। यहां तक तो हम लोग समझ रहे हैं। अब पुराजीव को हम जब देख रहे हैं तो पुराजीव में हम लोग एक चीज देखेंगे कि इसका काल क्या था, तो 57 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के 24.5 करोड़ वर्ष तक इसका काल रहा। और इस काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो हम लोग पहले देखेंगे कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन का समय क्या था, 50.5 से लेकर के 57 करोड़ वर्ष, और स्थल पर कोई जीवन नहीं, और जल में, स्थल पर कोई जीवन नहीं था और जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाला जीव। दूसरा आर्डोविशियन। अब कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग अपने लेक्चर को। आर्डोविशियन काल 43.8 से लेकर के, अब चूंकि 50.5 करोड़ से लेकर के 57 करोड़ तक कौन सा काल रहा, कैम्ब्रियन। तो इसके बाद जो काल आएगा
वो 7 करोड़ साल रहा, यानी कि 43.8 से लेकर के 50.5 करोड़। और जीवन की प्रमुख घटना पहली मछली। उसके बाद प्रवालाद या सिलरियन काल, यहाँ कल्प में हम लोग हैं, यह क्लियर है। इसमें क्या होता है कि 40.8 करोड़ से लेकर के 43.8 करोड़ स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह, और इस प्रथम चिन्ह में क्या है, पौधे, वनस्पतियां, स्थल पर प्रथम चिन्ह। इसके बाद डेवोनियन काल 36.6 से लेकर के 40.8, अभी हम लोग करोड़ की बात कर रहे हैं, 40.8 करोड़ साल तक ये काल था। स्थल व जल पर रहने वाले जीव इसी समय यानी उभयचर। अब कार्बोनिफेरस 28.6 से लेकर के 36 करोड़ वर्ष, और रेंगने वाले जंतुओं का और रीढ़ वाले पहले जीव का विकास होता है, किसमें, कार्बोनिफेरस में। इसके बाद अंतिम काल पर्मियन 24.5 करोड़ से 28.6 करोड़ वर्ष, और रेंगने वाले जीवों की अधिकता होती है, और जल और स्थल ये दोनों पर अब विराजमान हो गए। जल और स्थल पर अब जीवन का विस्तार हो गया। यहां तक हम लोग समझ लिए। आगे हम लोग देखेंगे अब पुराजीव से पहले हम लोग प्रागजीव देखे। आद्य महाकल्प, प्रागजीव, हेडियन काल, उसके बाद तारों की उत्पत्ति, सुपरनोवा और ब्रह्मांड। थोड़ा सा क्रम उलट दीजिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सुपरनोवा की घटना, तारों की उत्पत्ति। उसके बाद हम लोग हेडियन काल देखे, हेडियन काल के बाद प्रागजीव, आद्य महाकल्प, उसके बाद पुराजीव। पुराजीव में ही हम लोग जीवन की संभावित संभावना को देख लिए, जीवन के उद्भव को देख लिए। अब हम लोग मध्यजीव को देखेंगे। मध्यजीव को 3 पार्ट में, ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक काल कहां से कहां तक था, तो 20.8 करोड़ साल से लेकर 24.5 करोड़ वर्ष। और जीव कौन से थे, जीवन से संबंधित कौन सी घटना हुई, मेढक व समुद्री कछुआ। मत्स्य युग के बाद कच्छपावतार। इसके बाद जुरेसिक काल 14.8 से लेकर के 20.8 करोड़ साल, यह डायनासोर युग, जुरेसिक काल। क्रिटेशस काल, उस समय हम लोग, इससे पहले जो हम लोग देखे थे विस्तार से, तो उसमें हम लोग भौतिक विकास के साथ साथ जीवन की संभावनाओं को भी हम लोग देख रहे थे। यहां पर काल परिवर्तन के साथ साथ टाइम, कितना समय रहा, और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को इस चार्ट में हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो 6.5 करोड़ क्रिटेशस काल। क्रिटेशस काल मतलब मध्यजीव 6.5 करोड़ से लेकर के 14.4 करोड़, और यहां डायनासोर अब विलुप्त हो रहे हैं, मतलब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और डायनासोर अब जलवायु के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, परिणाम स्वरूप अब ये विलुप्त हो रहे हैं। और नवजीवन काल, मध्यजीव तक हम लोग समझ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नवजीवन काल आज से, वर्तमान से 6.3 करोड़ वर्ष पहले इसे तृतीय कल्प कहा गया। इसी में हम लोग चतुर्थ कल्प को भी देखेंगे। तृतीय कल्प में पुरानूतन, आदि नूतन, अधिनूतन, अल्प नूतन, अति नूतन। इसके बाद चतुर्थ काल में हम लोग देखेंगे, चौथे युग में हम लोग देखेंगे अत्यंत नूतन और अभिनव। तो पहले पुरानूतन को देख लें। सबसे पुराना जो है पुरानूतन का, तो यही मतलब पुराना नया। 5.7 करोड़ साल से लेकर के 6.5 करोड़ छोटे स्तनपाई चूहे का विकास होता है। चूहे आदि, चूहा चूंकि छोटा स्तनपाई है उसका एग्जाम्पल है, बिल में रहने वाले। आदि नूतन 3.7 करोड़ से लेकर के 5.8 करोड़ साल पहले, और यहाँ खरगोश का विकास होता है, यह भी स्तनपाई। अधिनूतन 2.4 करोड़ साल से लेकर के 3.7 करोड़। मनुष्य से मिलता जुलता वनमानुष जंतु, मनुष्य से मिलता जुलता, लेकिन मनुष्य नहीं, मनुष्य से मिलता जुलता आप कह सकते हैं अधिमानव। ठीक। अल्पनूतन 50 लाख से लेकर के 2.4 करोड़। वनमानुष और फूल वाले पौधे और वृक्ष। देखिए, बिना फूल वाले पौधे, वनस्पतियां तो पहले आ गई थी, लेकिन उसमें फूल नहीं रहे होंगे। यहां फूल वाले अल्पनूतन आज से 50 लाख से लेकर के 2.4 करोड़ वर्ष का जो काल रहा, वो वनमानुष और फूल वाले पौधे और वृक्षों का विकास होता है।
आदि अति नूतन 20 लाख से लेकर के 50 लाख साल, यानी 30 लाख का जो साल है आरंभिक मनुष्य के पूर्वज, ये 30 लाख साल का जो काल है, ये टाइम ड्यूरेशन है, ये आरंभिक मनुष्य के पूर्वजों का काल है। इसके बाद चतुर्थ कल्प। चतुर्थ कल्प में कौन कौन सा युग है? अत्यंत नूतन और अभिनव। 10,000 साल पहले से लेकर के 20 लाख वर्ष पहले तक आदि मानव का युग था। आरंभिक मनुष्य के जो आदि मानव के जो पूर्वज थे वो किसमें थे? अति नूतन में थे। क्लियर है? जो लोग प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी होंगे उनके लिए ये और जरूरी है, हालांकि कंपटीशन के लिए तो ये जरूरी है ही, लेकिन ये प्राचीन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए और जरूरी है। ये आदि मानव होमोसेपियंस का आविर्भाव होता है, होमोसेपियंस की यहाँ से विकसित होते हैं, और अभिनव में 0 से लेकर के 10,000 साल पहले आधुनिक मानव का ये युग कहलाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भूगर्भिक इतिहास के साथ साथ भूवैज्ञानिक काल माप क्रम, इसकी परिभाषा, ये कितने पार्ट में बांटा गया? महाकल्प, कल्प, युग, ये हम लोग इसको विस्तार से देखे, किस काल में कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण रही, हम लोग इसको देखे, और अंत में आकर के हम लोगों ने देखा, सारी चीज़ों को कंक्लूड किया एक पेज में कि कौन सा कल्प या कौन सा युग कितने साल तक रहा और उस कल्प की प्रमुख घटनाएं कौन सी रही। अब अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आज का प्रयास, आज की क्लास, आज की कक्षा आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर सूचित करिए। फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।